और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। पी चिदम्बरम की जानिब से मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अर्जी दाखिल की है। वाज़ेह है कि INX मीडिया मामले में चिदम्बरम की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद चिदम्बरम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला INX मीडिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी और इस मामले की सुनवाई के दौरान CBI और ED दोनों ने यह कहा था कि पी चिदम्बरम की इस केस में संलिप्तता है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि दोनों जांच एजेंसियों के हाथ अब खुले हुए हैं और वो पी चिदम्बरम को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि पी चिदम्बरम ने इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से 3 दिन का समय मांगा था ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे अपील पर अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी कि ये साफ है कि INX मीडिया के मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ा झटका लगा है और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। He rejected stay. Now we have come to court. We requested the Chief Justice. He said, "You please move the senior most judge tomorrow morning." उधर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। रामलला बराजमान के वकील ने बहस में शिरकत की। CS वैद्यनाथन रामलला बराजमान की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा ढांचा मंदिर तोड़कर तामीर किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा आसार कदीमा को जो सुतून मिले हैं उसमें मंदिर के आसार भी पाए गए हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। फेसबुक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। मुख्तलिफ हाई कोर्टों में जेर इल्तिवा केसों को मुंतकिल करने की अपील की गई है। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। इस मामले पर आइंदा समाअत 13 सितंबर को होनी है। आंजहानी राजीव गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दिल्ली में उनकी समाधि पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अहम सियासी लीडरों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने भी खिराज अकीदत पेश किया। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी और मुल्क उन्हें आज खिराज पेश कर रहा है। राजीव गांधी की जिंदगी पर पेश है मुख्तसर रिपोर्ट। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। आंजहानी राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी। राजीव गांधी मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर-ए-आज़म बने। 40 साल की उम्र में उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाल ली थी। वहीं मुल्क की तारीख में अब तक इतनी ज्यादा सीटों के साथ कभी सरकार नहीं बनी जितनी सीटें राजीव गांधी के दौर में आई थी। राजीव गांधी की क़यादत में 400 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस हुकूमत में आई। राजीव गांधी को उड़ना पसंद था। वो एक फ्लाइंग क्लब के मेंबर थे। उन्होंने सिविल एविएशन की ट्रेनिंग ली थी। 1970 में एक पायलट के तौर पर एयर इंडिया ज्वाइन किया था। 1980 तक सियासत में आने से पहले एयर इंडिया के लिए काम करते रहे। राजीव गांधी डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन पर ज्यादा तवज्जो देते थे। 1981 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के सदर के तौर पर चुना गया। राजीव गांधी को अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी हलकारों का रहना पसंद नहीं था। वो अपनी जीप खुद चलाया करते थे। राजीव गांधी विशाखापट्टनम से इंतखाबी मुहिम को पूरा करने के बाद श्री पेरम्बदूर में रुके, जो कि मद्रास से 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वो अपनी कार से उतरकर पैदल ही चल पड़े।
जहां से उन्हें खिताब करना था। इसी इवेंट के दौरान राजीव गांधी का कत्ल हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी हुकूमत के जरिए तलाक सलासा के खिलाफ बनाए गए कानून को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और आज इस मामले में सुनवाई हुई। कानून को चैलेंज करने वाले एडवोकेट शाहिद अली ने कानून पर सुनवाई के बाद एतराज किया और कहा कि कानून ने सुलह के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होना है। पिछले दिनों ट्रिपल तलाक कानून लाया गया था, लेकिन उस कानून को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई है। हमारे साथ कानून को चैलेंज करने वाले शाहिद अली एडवोकेट साहब मौजूद हैं। क्या हुआ और क्या आपने कहा? सर, तकरीबन आधा घंटा बहस हुई और आधा घंटे बहस होने के बाद इत्तेफाक से 5 बज गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम इसको एडजन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम सुन नहीं सकते हैं। अगली तारीख ऑनरेबल कोर्ट ने दे दी 18 अक्टूबर की, तो जो सुनवाई है उसको मुलतवी कर दिया है। हमारा जो मेन थ्रस्ट था इसमें वो यही था कि ये जो आपने कानून बनाया है सज़ा देने का, ये कुरान की आयत नंबर 228, 227, 228, 229 सूरह अल-बकरा चैप्टर 2 और आयत नंबर 35 सूरह निसा और चैप्टर सूरह तलाक जो चैप्टर 28 में है इन सब की खिलाफ वर्जी है। और चूंकि हम इस मुल्क में भारत का संविधान को मानते हैं, भारत का संविधान है जो हमें आर्टिकल 25 में एक गारंटी देता है हमें अपने रिलीजन को मानने के लिए, तो ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन है, इसलिए इस एक्ट को ख़त्म किया जाना चाहिए। देखो, एक चीज़ है जो सारे के सारे लोग भूल रहे हैं, उस चीज़ को हमने उठाया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से भले तलाक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तलाक नहीं होगा, लेकिन एक तलाक तो मानी जाएगी और एक तलाक मानी जाएगी और 3 महीने तक यानी 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स तक अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ तो वो एक तलाक ही अपने आप में काफ़ी होगा शादी को ख़त्म करने के लिए। तो जब आपने इस पे तो आपने कोई कानून नहीं बनाया कि साहब 3 महीने में कोई आर्बिट्रेशन करवाया जाएगा या कंप्रोमाइज़ करवाया जाएगा, आपने सीधी सीधी सज़ा का प्रावधान कर दिया, यानी कि आपने तमाम रास्ते कंप्रोमाइज़ के बंद कर दिए। आज इस मामले में सुनवाई हुई है। देखना यह होगा कि 18 अक्टूबर को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह का हुक्म देता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रिहायशी इलाकों, खेतों और पुलों को नुकसान का अंदेशा है। दिल्ली की जमुना नदी में फिलहाल सतह आब रिकॉर्ड तोड़ निशाने पर है। 24,000 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। और वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से मुसलसल पानी छोड़े जाने के सबब जमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। एहतियात के तौर पर लोहे वाला पुल बंद कर दिया गया है। हुकूमत दिल्ली भी जमुना की सतह आब पर संजीदा है और तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने यहाँ का जायजा लिया है। राजधानी दिल्ली जल प्रलय से जूझ रही है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक लोहे वाले पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन जिस तरीके से यमुना में जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि पुल के ऊपर जो ट्रेनें हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा गया है, लेकिन जो सड़क है वहाँ पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क इस वक्त खाली पड़ी हुई है। जिस तरीके से रोक लगाई गई है, इसको देखते हुए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और तमाम इंतजाम के निर्देश दिए थे। यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यमुना के खतरे का निशान 205.33 है, इससे ऊपर यमुना बह रही है, यानी कि 205.90 पर यमुना का जल स्तर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से बहाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। तमाम जो यमुना के तट पर रहने वाले लोग हैं उनको भी हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि पूरे इंतजाम करके रखे जाएं। 2000 के करीब टेंट्स लगाए गए हैं। यमुना तट के आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाकर टेंट में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार काम कर रही है। यमुना का जल स्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है हरियाणा के हथनीकुंड से 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना
के जल स्तर के कारण अब दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यमुना का जल स्तर में कमी आती है और दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमुना का पानी अब घरों में दाखिल हो रहा है। तकरीबन 600 लोग इससे मुतासिर हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा प्रियंका ने हालात का जायजा लिया। बाजार में और किस तरह यमुना का जो पानी है वो लोगों के घर में घुस रहा है, इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यमुना। जी हाँ, ये नदी जो फिलहाल आप देख रही है यमुना है। कितनी वेग से, कितनी स्पीड से ये बह रही है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों में देखकर लगा सकते हैं। और यमुना से ही बिल्कुल सटी है जगह जहां पर हम खड़े हैं। आमतौर पर यहाँ पर लोगों की कॉलोनी होती थी, लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ फिलहाल आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो किस कदर भरा हुआ है। जहां मैं खड़ी हूं मेरे घुटने तक तकरीबन ये पूरा पानी भरा हुआ है और ये एक हैंडपंप है जो आप देख सकते हैं कि पानी में आधा डूबा हुआ है। साथ ही यहाँ पर घर है जिन पे अब ताला लगा हुआ है, क्योंकि कुछ घर जो है वो पानी इनमें भर गया था। जो लोग हैं वो उसको छोड़कर या तो ऊपर चले गए हैं या शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घर और नजर आ रहा है जिसका दरवाजा खुला हुआ है और पानी जो है वो इसके अंदर तक जो है घुस गया है। ऐसे में खाली करके लोग इसे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो लोग हैं वो अपना सामान ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है वहां पर पूरा पानी भर गया है। ऐसे में लोग अपने सामान को ऊपर खिसका रहे हैं ताकि पानी कम होने तक कम से कम उनका सामान जो है वो सेफ रहे। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं बताया गया कि तकरीबन 500-600 लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए काफी दिक्कत यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हर बार इसी तरीके से होता है? मैडम, ये हर साल आता है पानी, बाकी इस बार बता रहे कुछ पहले से भी ज्यादा आ रहा है। 2010 के अंदर तो एक सीढ़ी बच गई थी, ऊपर की जहाँ सीढ़ी पे से उतरे हो ना, एक सीढ़ी बच गई थी, बाकी सारा डूबा था लेवल। अब तक नाव चल रही थी इसके अंदर, नाव से खाना आना बंटवाते थे 2010 और 11 में, फिर 13 में पानी आया था और अब पानी आया है। तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की गई? प्रशासन की मैडम तो अलग अलग जगह जहाँ वो तो कर रही है, मगर जमुना बाजार में थोड़ा कम है उतना पुख्ता इंतजाम। जैसे लाइफ गार्ड होते थे ना यहाँ पर, और बागड़ वालों का मेला आ रहा, राजस्थान के जो आते हैं लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए, हजारों संख्या में भीड़ आती है, तो कई बार रास्ता हो जाता है। उसको बचाने के लिए लाइफ गार्ड घाटों में नहीं है, बाकी जो है उनका मजनू टीले ना एसडीएम वो वहीं रख रखा है उनको। अच्छा, यहाँ लाइफ गार्ड नहीं है, ये लोगों का यहाँ पर कहना है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ, हम लगातार ये बात कर रहे हैं और पानी जो है फिलहाल शायद घुटनों से भी ऊपर अंदर की तरफ गहरा पानी है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों का कहना है ये उनका घर है। ऐसे में प्रशासन कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक त्योहार की भी बात हो रही है जहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं ने आना है, उसके चलते लोगों का कहना है कि यहाँ पर लाइफ गार्ड नहीं है, जो इनको कमी खल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ प्रियंका कांडवा, दिल्ली। लोगों को सावधान करना चाहिए, लोगों को जन जागरण करना चाहिए कि आप लोग इससे बचें। और देखिए, दो बातें हैं इसमें। बाढ़ आई है, बाढ़ की पानी बढ़ा है, तो एक विभीषिका को देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन दिल्ली को जहां पानी नहीं मिलता है, ऐसे में तो इसी बढ़े हुए जल का सदुपयोग करना चाहिए। इसी को रोकने की आवश्यकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। जमुना मैया खुद से खुद को साफ करती हैं कि दूसरे भाषा में हम देखें। हाँ, अब उसके नदी के किनारे या नदी में अब जो हम देख रहे हैं, आप देखिए जिसकी हम बात करते रहे हैं, ओखला के किनारे जो नदी में घुस गए लोग इलीगल, अब ऐसे लोगों को नहीं रोकेंगे हम आज किसी न किसी टाइम हम लोग उसको उनका मुआयना करने जाएंगे। इस समय तो सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों को उसके जमुना जी की विभीषिका से बचाया जाए, लेकिन फ्यूचर में इनका उपयोग कैसे किया जाए, इस पे भी दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए। और जमुना नदी की सतह बढ़ने की वजह से गाजियाबाद भी मुतासिर हो रहा है। गाजियाबाद के 6 गांव में पानी दाखिल हो चुका है। इन सभी गांव को खाली करवा लिया गया है, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौके पर मौजूद एसडीएम प्रशांत तिवारी ने पूरे मामले की इत्तला दी। क्षेत्र में 6 ऐसे गांव थे जो निकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने से प्रभावित थे। अभी फिलहाल पानी खतरे के निशान के नीचे ही है, 210 हमारा 209 लेवल है। अभी पानी उसके आसपास ही पहुंच रहा है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कैंप बना रखे हैं, टीमें अलग अलग बना रखी हैं और राहत बचाव कार्य के लिए भी अलग से टीमें बना रखी हैं। जो लोग प्रभावित थे, कुछ घरों को उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। ऐसे लगभग कल हमने 7 घर खाली कराए थे और आज करीब 13 परिवारों के 58 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये जानकारी तो एक्सिन इरीगेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक्सिन इरीगेशन ने अभी फिलहाल बताया है कि अभी ये परसों का ही पानी है जो चल रहा है, और अगर और पानी यमुना बैराज से छोड़ा जाएगा, निकुंज बैराज।
पदी मजमून फाजिल तिब के पर्चे को इम्तिहान से ख़त्म किए जाने के मदरसा बोर्ड के फैसले पर मदरसा मुंतज़मीन ने मिले जुले रद्दमल का इजहार किया। यूपी मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने जहां इस पर्चे की अहमियत से इनकार किया, वहीं मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुताबिक बगैर किसी सलाह मशवरे के बोर्ड के एक तरफा फैसले मदारिस के हक में मुस्बत साबित नहीं हो सकते। तो आपको ऐसा आदमी रखना पड़ेगा जो तिब का माहिर हो, और उस किसी मदरसे में अगर आपने एक पर्चे के लिए आप उस्ताद रखेंगे तो जाहिर है कि कोई मदरसा इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, और मदरसा बोर्ड भी मैं समझता हूँ कि उसकी तनख्वाहें देने नहीं दे सकता वो। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा किया उन्होंने कि हटा दिया, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर मदरसा बोर्ड एक मुकम्मल निसाब तिब का बनाए और वो अब मदरसों में उसका बाकायदा एक अलग से शोबा कायम करे और जो उसकी शराइत हैं उसके मुताबिक उसकी तालीम हो, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होगा, और ये जाहिर है कि उसका कोई फ़ायदा भी होगा। हमने जो है यूनियन स्तर पे जो मुतालबा किया, उस वक्त जो है बीएसपी की या सपा की हुकूमत थी, इफ्तिखार साहब सचिव थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। हमने उनसे मुतालबा किया कि यह है कि जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ लैब मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हैं जो फाजिल तिब इम्तिहानात पास कर लें उनको जो है 1 साल या 2 साल प्रैक्टिकल कराकर और उनको जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उन्हें जो है प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए। तो इससे जो है अब बताइए मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल जो है हमेशा अंधेरे में जा रहा है, कोई मुस्तकबिल उनका रोशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मदारिस में किस तरह पढ़ने आएंगे तलबा। तो इससे मेयार जो है मदारिस इस्लामिया का। और अब मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने अपने भांजे रतलपुरी की गिरफ्तारी पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि रतलपुरी की तिजारत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी इदारों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस मामले का अदालत ही सही फैसला करेगी। कि जो बिजनेस से मेरा कोई संबंध नहीं, कभी संबंध रहा भी नहीं, पर ये गिरफ्तारी जो करी गई है मैं इसे मानता हूँ ये मैलाफाई, और सब संस्थाओं का जिस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत इसका सही फैसला करेगी। देश की जनता के सामने कभी चिदम्बरम के पीछे, कभी अहमद पटेल के पीछे, कभी अपने शिवसेना के नेताओं के पीछे, कभी सबके उद्योगपतियों के पीछे, तो ये देश कहाँ घसीटा जा रहा है। एमपी के धार में वाक़ई मशहूर एमिनेंट पब्लिक स्कूल से 2 बहनों को निकाले जाने का मामला सामने आया। दोनों बहनों को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो दोनों बहनें नेपाली थीं। बच्चियों की वालिदैन ने जब शिकायत की तो वालिदैन और टीचर्स के दरमियान बहस तकरार हुई। इसके बाद स्कूल इंतजामिया ने बच्चियों का नाम स्कूल से काट दिया और टीसी कोरियर के जरिए घर भेज दी। बच्चियों में अवनीशा 8वीं जमात और अनुष्का 5वीं जमात में पढ़ती है। वालिदैन ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर मदद मांगी है। 15 अगस्त के दिन जब हम स्कूल गए थे, लाइन में भी खड़े थे, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने हमको बाहर बुलाया और लाइन से बाहर करके सबके सामने कहा था तुम स्कूल क्यों आए, तुम्हें नहीं आना था, यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें टीसी दे दी थी कल कोरियर के द्वारा, और उसके बाद तुम्हें स्कूल आने से मना भी किया था, क्यों आए तुम्हें नहीं पता, किसी ने बताया नहीं क्या हुआ था कल। और उसके बाद हमको और हमारी बहन को चिढ़ाया जाता था नेपाली नेपाली बोलकर, हम सब नेपाली नेपाली चिढ़ाते थे और हमको मारते भी थे और ये बोलते कि आपको निकाल दिया था इस दिन स्कूल क्यों हुआ है, और हमको पानी में भी खड़ा कर दिया था। तो रिलायंस कोरियल द्वारा एक डाक आया, मैंने कोरियल वाले से पूछा भैया कहाँ से आया, तो उसने बोला एमिनेंट स्कूल से। तो मैंने सोचा हो सकता है 15 अगस्त का है कुछ होगा, तो मैंने शाम को देखा तो उसमें टीसी मेरे बच्चियों का टीसी उनने स्कूल के कोरियल द्वारा पहुंचा दिया गया। इस स्थिति में अगर मेरी बच्ची 3 बच्ची है, एक तो आप कह रहे हो सर्व शिक्षा अभियान बच्ची पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद प्राइवेट स्कूल उनका ऐसा मनमानी कर रहा है, उसके बाद मेरे तीनों बच्ची उनके साथ में भविष्य के साथ में आज खिलवाड़ा किया जा रहा है, तो इसके जिम्मेदार कौन? मेरा सामने मेरे टीचर को मारा था, इसलिए मैं वो बच्चों को किसी हालत पर रीएडमिशन नहीं करूँगा। मेरे टीचर को मारा तो क्यों? यदि क्या कारण क्या रहा, कारण क्या रहा? बच्चा आपस में बंगाली क्या नेपाली करके चला, तो पेरेंट्स का कह रहे हैं, टीचर ने कहा, टीचर तो कहा नहीं, मैं टीचर का बोला का बात कर रहा था, मेरा सामने टीचर को
पेरेंट आकर मारा। सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट द चाइल्ड वंस अगेन। किसी हालत पर मैं बच्चों को वापस ले लूँगा। अभी स्कूल को पत्र लिखा है, क्योंकि कोई भी विद्यालय, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी अनुशासनहीनता पर विद्यालय से पृथक नहीं कर सकते हैं। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां बारिश की वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद बह गए। बताया जाता है कि ये लोग अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। इन लोगों में से 2 लोगों की लाश बरामद की जा चुकी है। सुसर पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाजापुर में किसानों का एहतजाज जारी है। भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया और कलेक्टर अहाते में फसलें भी फेंकी। सर्वे कराने का इन किसानों ने मुतालबा किया है। इंतजामिया ने सर्वे कराने की इनको यकीन दहानी कराई। इंदौर में एक एसआई की गुंडागर्दी सामने आई। एसआई ने शिकायत दर्ज करने आए लोगों से बदतमीजी की। इतना ही नहीं, खवातीन से गाली गलौज की, उनसे मारपीट तक कर डाली। ये मामला पलासिया थाने का बताया जाता है। खातून से बदतमीजी का वीडियो वायरल हो गया। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई को मुअत्तल कर दिया। और कौन है? तेरा नाम क्या? तू तेरा नाम है? क्या नाम है तेरा? है? असली नाम क्या है? कहाँ मारा तेरा को? नहीं, कहाँ मारा? वजीर रेवेन्यू गोविंद सिंह राजपूत ने मुतनाज़ा बयान दे डाला और इसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने सागर के तामीराती कामों के ताल्लुक से मुतनाज़ा बयान दिया और कहा कि भगवान राम भी अवतार लेकर आए तो मसला हल नहीं हो सकता। हम नहीं कहते कि सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ तो अभी जहां हमारे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के और भाजपा के जहां मुख्यमंत्री रहे हैं उनके क्षेत्रों में भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। हमेशा इस बात को हम बोलते हैं कि भगवान राम भी अगर एक बार अवतार ले लें तो वे समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। दुर्ग से खबर है, जहां एक मासूम का अगवा किए जाने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि बच्चा दी रियल किड्स स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्चे के अगवा से इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर सद्भावना दौड़ का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भी शिरकत की और बड़ी तादाद में रायपुर के लोग भी दौड़ में शामिल हुए। हम सब सद्भावना दौड़ में शामिल हुए और राजीव गांधी जी की जो योगदान है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो संचार क्रांति हो, चाहे 18 साल के नौजवान को मताधिकार देने का निर्णय हो, ये सारे निर्णय, चाहे पर्यावरण अधिनियम उन्होंने लागू किया, तो बहुत सारे योगदान उन्होंने। और अंत में इस देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी। ऐसे महापुरुष के जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। और आज शपथ भी हम लोग लिए हैं, सद्भावना दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाया है। और आज प्रदेश में गरियाबंद में 1 दर्जन से ज्यादा किसान मौसम और अफसरान की बेरुखी से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ बारिश न होने की वजह से फसलें सूख चुकी हैं। नहर की सहूलत होने के बावजूद महकमा आबपाशी ने लोगों को यहाँ पानी मुहैया नहीं करवाया। नाराज लोगों ने जिला हेडक्वार्टर पहुंचकर कलेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात की और कलेक्टर ने 2 दिनों में पानी मुहैया कराने की यकीन दहानी करवाई है। बेमित्रा में करोड़ों रुपए के खर्च के बाद स्वामी विवेकानंद स्टेडियम तामीर किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल आवारा जानवरों के रखने के लिए किया जा रहा है। जिला हेडक्वार्टर में आवारा जानवर भरे थे, जिसके बाद नगर पालिका ने इन्हें पकड़कर स्टेडियम में कैद कर दिया, लेकिन गायों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी गायों को यहाँ कैद किया गया था। इसके बाद भूख प्यास की वजह से इन गायों की
मौत हो गई थी। हमारा पशु है हमारे गांव में, वो हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। अभी उसको जंगल ले जाना चाहते हैं, तो आवेदन देने आया कलेक्टर के, आवेदन दे दिए हैं, तो कृपया उसका सुनवाई चाहिए हम। अभी कुछ मवेशियों को हम लोगों ने भी स्टेडियम में कुछ हाल में रखा गया है। उसके संबंध में अभी सीएमओ को भी बुला के मैंने चर्चा की है वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में, और इसमें तत्काल उसमें हम लोग अभी चर्चा करके कार्रवाई करने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, गौठान हमारे नगर पालिका क्षेत्र में भी स्वीकृत होने वाले हैं और इसमें कार्रवाई चल रही है। लगभग 6 गौठान हमारे पास नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।